हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सी आशीष गोयल और मैं हूं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी जो आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को यहीं यूट्यूब पे कवर करवाने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है चैनल पे जाके तो प्लेलिस्ट चेक करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें लिवरेज का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। यू आर इन द पार्ट 2 ऑफ लिवरेज चैप्टर। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसको देख सकते हो और उसके बाद में आप रेडी हो एकदम पार्ट 2 देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम करने वाले हैं आज इलस्ट्रेशंस जो हमारे बाकी थे, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। हमने किया था, हमने फॉर्मूलाज देखे थे। लिवरेज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। तीनों के हमने फॉर्मूलाज, रिलेशनशिप वगैरह सब देखे थे जो आपके सामने है। दिस इज द समरी ऑफ द लास्ट पार्ट 1। ठीक है, समरी मतलब इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, बट फॉर्मूला वाइज यही समरी आपको मिलनी है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टाइप्स ऑफ लिवरेजेस के अंदर। ठीक है, अब हम करने वाले हैं, इस पे हमने 2 इलस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिए थे। अब हम तीसरा इलस्ट्रेशन करने वाले हैं और उसके बाद में हम ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम फाइनेंशियल बीईपी भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। थोड़ा सा आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के 2 फॉर्मूलाज हमने देखे थे। कौन कौन से 2 फॉर्मूलाज देखे थे? एक तो था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी और दूसरा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और उसके बाद में फाइनेंशियल लिवरेज के 2 फॉर्मूलाज देखे थे, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और उसके बाद में हमने देखा था कंबाइंड लिवरेज, जो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन किया था। इसके 3 फॉर्मूलाज हमने देखे थे, डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जो हम यहां कैलकुलेट करेंगे। और या फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल आउट हो गया तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी बचा। और उसके बाद में है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब ईबीआईटी से ईबीआईटी यहां भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन था कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, तो फॉर्मूलाज एक बार आई होप आपको रिवाइज हो गए होंगे। चलिए हम रेडी है एकदम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने के लिए। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है। बहुत ही ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट मार्क करना। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, 2 इलस्ट्रेशन और 5 देखेंगे कि किस टाइप का है, 5 भी देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोलता है अ फर्म्स डिटेल्स आर एज ऑन। सेल्स दे रखा है 100 पर यूनिट का, 24 लैक्स का टोटल सेल्स है बेटा। अगर यूनिट्स निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? 24 लैक्स डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा? 24,000 यूनिट्स, है ना? 24,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 50%, मतलब किस पे निकलता है वेरिएबल कॉस्ट? सेल्स पे निकलता है। तो 24 लैक्स का 50% इज 12 लैक्स। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10 लैक्स की। ठीक है, अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है बेटा। देख लो, इनकम स्टेटमेंट बनाना है हमें, है ना? चलो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपको याद आ रहा होगा किस तरीके से बनाते हैं। इट हैज बोरोड 10 लैक्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10 लाख की बोरोइंग है जिसपे 10% का इंटरेस्ट जाता है। एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लैक्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लैक्स की है, 100 ईच की। टैक्स कितना लेना है? 50% का। क्या क्या कैलकुलेट करके देना है हमें? ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करके देना है, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करके देना है, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करके देना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। और इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 6 लैक्स व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना इसको इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया है आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा होगा बट इंपॉर्टेंट क्यों है बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो ईबीटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपको कंबाइंड लिवरेज भी पता है। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए हमें ईबीआईटी, ईबीटी, ईपीएस ये सब की जरूरत पड़ रही है ना। तो हमें क्या बना लेना चाहिए? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको नहीं बना के दिया। हाँ, बट बाकी सॉल्यूशंस मैंने आपको सारे करके दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाकी जो निकालना था ना, कैलकुलेट करना था, वो किया है। बस आपको बोला है कि इनकम स्टेटमेंट को आप मॉड्यूल से रेफर कर लो क्योंकि अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है।
तो सबसे पहले सेल्स आ जाएगा बेटा 24 लैक्स का, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, मतलब 24 लैक्स का 50% इज 12 लैक्स का वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो 10 लैक्स माइनस कर दिया तो 2 लैक्स का क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। फिर ईबीआईटी में से आपको पता है इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट कितना है 10 लैक्स का 10%, जो अमाउंट बोरो किया है उस पर 10% का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 10 लैक्स का 10% इज 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया। तो लास्ट में क्या बचा, ईबीटी बचा 1 लाख का। फिर हमें पता है टैक्स निकलता है, टैक्स कितना आ जाएगा 50%, तो 1 लाख का 50% टैक्स 50,000, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्या बचा 50,000। ठीक है, अब बेटा प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं इसमें, तो यही आपकी अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, ईपीएस आ जाएगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास, 10 लाख की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, और एक इक्विटी शेयर 100 रुपीज का है, तो मतलब टोटल 10,000 रुपए की 10 लैक्स डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज का, 10,000 का आपका पास क्या है इक्विटी शेयर्स है, तो डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा हमारा 5 निकल के आ जाएगा। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना है और अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यही फॉर्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन कितना निकाला हमने, कंट्रीब्यूशन निकाला 12 लैक्स का, ईबीआईटी कितना निकाला 2 लैक्स का, तो कितना आ जाएगा 12 लैक्स डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, 6 टाइम्स। ठीक है, लेवरेज को टाइम्स में लिखते हैं बेटा, ठीक है 6 टाइम्स। दूसरा हमसे क्या पूछा, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला आपको पता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी होता है, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी कर दो, ईबीआईटी कितना है 2 लैक्स, ईबीटी कितना है 1 लाख, तो 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 लाख इज 2 टाइम्स क्या आ गया आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तीसरा हमसे क्या पूछा इन्होंने, कंबाइंड लिवरेज पूछा। आपको पता है कंबाइंड लिवरेज के 3 फॉर्मूलाज होते थे, चाहे आप इन दोनों में जो निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप क्या फॉर्मूला लगा दो, यहां से ईबीआईटी कैंसिल आउट करके क्या बचेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये फॉर्मूला लगा दो। कंट्रीब्यूशन कितना निकाला हमने 12 लैक्स का, ईबीटी कितना है 1 लैक्स का, तो 12 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ गया 12 टाइम्स। या फिर कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करते तो भी आपका 12 टाइम्स आ जाता। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो बेटा। 3 चीजें आई होप इजी सा था, निकालनी सबको आ गई होगी। सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, फिर हमने फॉर्मूलाज पुट करके ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज की कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, अब आ जाओ चौथी चीज इन्होंने क्या पूछी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या पूछा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न कितना कमा रहे हैं हम, रिटर्न कितना कमा रहे हैं बेटा, रिटर्न कितना कमा रहे हैं आपको पता होगा। हमने जो रिटर्न कमाया है दैट इज, रिटर्न का मतलब बेटा आपको पता होगा हमारा किससे होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कितना निकाला हमने, यहाँ पे देख लो 2 लैक्स का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बेटा डेट प्लस इक्विटी। डेट कितना है 10 लैक्स का, इक्विटी कितना है 10 लैक्स का, टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लैक्स का। तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकाल के देना है, 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 लैक्स इज इक्वल्स टू 20% का आपके पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, यही कारण है मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। ICAI बोलता है कि हम इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं, हमने गलती से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, बट हम ये मानो कि ये क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। क्या मान के कैलकुलेशन करके दो हमें, रिटर्न ऑन इक्विटी। बोलता है कि ये जो ROI है ना इज कैलकुलेटेड एज ROE। देखो ये है ICAI, तो ICAI जो कर देता है हमें भी वही करना पड़ेगा बेटा। एक्चुअल में रियल सॉल्यूशन इसका यही 20% ही होना चाहिए था, बट ICAI has done solution assuming it as a return on equity, और ये आपके सामने है। अब इन्होंने क्यों माना है, कैसे माना है, कुछ नहीं पता है बेटा, मान लिया है बस, तो हमें भी मानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और लिख लो यहां पे कि दिस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर ICAI।
ठीक है, देख लो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी इज कैलकुलेटेड एज आरओई। अब आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अर्निंग्स अवेलेबल होती है उसी को रिटर्न बोलते हैं, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो वही रिटर्न है ना, कंपनी के लिए ईबीआईटी है पर इसके लिए तो वही होगा। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना हुआ 50 lakhs, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 10 lakhs। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EAT अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो क्या हो जाएगा 50 lakhs डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs इज इक्वल्स टू 5%। आपका क्या आ जाएगा 50,000 क्या है बेटा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यही तो है अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs की अपनी, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs 5% आपका आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के कि आईसीआई इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं क्या पढ़ता है बेटा, इक्विटी पढ़ता है, आपको भी वही पढ़ना है। फिर बोलता है लास्ट क्वेश्चन, इफ द सेल्स इंक्रीजेज बाय 6 lakhs व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। बेटा अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन कौन बताता है बेटा, कौन सा लेवरेज आपका सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन बताता है। एक बार फिर से दिखाऊं आपको कौन सा लेवरेज बताता है, मैंने लिख के भी दिया था समरी, अगर आपने देखी होगी अच्छे से तो वहां पे लिख के भी दिया था कि सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप बताता है कौन, ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है। और इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे फिर हम, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देख लो यहां पे करके दिया है मैंने आपको। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। DOL तो हमने ऊपर निकाल ही लिया था ना बेटा पहले क्वेश्चन में, तो कितना लिख देंगे 6 टाइम्स, ठीक है। फिर बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो निकालते हैं चलो, सेल्स कितना चेंज हो रही है बेटा, इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख रुपीज, सेल्स 6 लाख रुपए हो रही है, पहले सेल्स कितनी थी 24 लाख की थी, अब कितनी हो जाएगी 24 lakhs प्लस 6 lakhs इज इक्वल्स टू 30 lakhs की सेल्स हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ 6 lakhs का चेंज हुआ, कितने पे चेंज हुआ बेटा 24 lakhs पे। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कैसे निकल जाएगा, 6 lakhs डिवाइडेड बाई 24 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा बेटा 25%। और 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर यहां पे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आया 25% मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 150%। इसका मतलब ये हुआ अगर आप अपनी सेल्स को 25% से इंक्रीज करते हो तो आपका ईबीआईटी भी क्या हो जाएगा 150% से इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर सेल्स को 25% से इंक्रीज करते हो तो ईबीआईटी 150% से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ईबीआईटी कितना था पहले हमारा, देखो हमने इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी निकाला था, क्या कितना था ईबीआईटी 2 lakhs, इसका 150% इंक्रीज कर दो बेटा। 2 lakhs का 150% कितना होता है, 2 lakhs का 150% होता है 3 lakhs। तो अब न्यू ईबीआईटी क्या हो जाएगा, पहले वाला 2 लाख और अब वाला 3 लाख, टोटल 5 lakhs का नया ईबीआईटी हमारा हो जाएगा। तो बेटा क्या लिख दोगे लास्ट में, अगर सेल्स को 6 लाख से इंक्रीज करेंगे तो हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स न्यू ईबीआईटी कितना हो जाएगा 5 lakhs का। आ जाओ मैच कर लेते हैं, 5 lakhs यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 3 सबको समझ में आ गया होगा बेटा, इजी सा था बट एक चीज देखने लायक थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या पढ़ना है बेटा, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि आईसीआई बोलता है, ठीक है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिया है बेटा यहाँ पे, और 5 का भी करके दिया है, तो टेंशन आप मत लो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू येजी कंपनी लिमिटेड। कौन सी कंपनी बेटा, येजी कंपनी लिमिटेड, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 50 lakhs के दे रखे हैं, ठीक है। 12% बोन्स ऑफ ₹1000 ईच, फेस वैल्यू कितनी है 1000, 12% बॉन्ड 37 lakhs इज द अमाउंट। सेल्स दिया हुआ है 84 lakhs का, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 6.96 lakhs का। फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करके ही दे दिया बेटा इस बार, 1.49 का क्या कैलकुलेट करके दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करके दे दिया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो
जिसको नहीं पता है ये क्या होता है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है आपका बेटा, कंट्रीब्यूशन रेशियो भी इसको बोलते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका सेल्स का कितना परसेंटेज है ये बताता है कौन? पीवी रेशियो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का। वापस से आ जाओ, पीवी रेशियो समझ में आ गया? कितना दिया हुआ है? 27.55%। इनकम टैक्स रेट इन्होंने हमें दिया हुआ है 40% का। ठीक है, क्या क्या मांगा है इन्होंने हमसे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है, और बेटा फाइनेंशियल लिवरेज तो इन्होंने कैलकुलेट करके दिया है तो वो थोड़ी पूछेगा। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके देना है। शो कैलकुलेशंस अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एबीआईटी, ईबीटी उन सब की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला काम ही हमारा क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाना। तो चलो बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स दी हुई है क्या हमें? यस दी हुई है, 84 लैक्स की सेल्स है। 84 लैक्स की यहाँ पे हमने सेल्स लिख दिया, 84 लैक्स। अब बेटा हमें इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट बताई है क्या? इन्होंने हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो बताई है, बट इन्होंने कहीं भी वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र किया है क्या? कहीं भी इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन निकालेंगे बेटा पीवी रेशियो की हेल्प से। आपको पता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स तो है ही ना हमारे पास, और इक्वल में यहाँ पे हम पीवी रेशियो लिख देंगे, 27% का दिया हुआ है। ठीक है, अगर सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास? यस। तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 84 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 27.55% का पीवी रेशियो है। अगर ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 23,14,200 का आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से आपको पता है फिक्स कॉस्ट माइनस होता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 6,96,000 का यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ईपीआईटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईपीआईटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या चाहिए हमें? इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या आएगा? 37 लैक्स का 12%। कितना? 37 लैक्स का डेट है जिसपे 12% का इंटरेस्ट जाता है, तो 37 लैक्स का 12% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे 37 लैक्स का 12% इज योर इंटरेस्ट। कितना आया? 4,44,000 का इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब आएगी इसमें ट्रिकी चीज़। आपको फाइनेंशियल लिवरेज दिया है इन्होंने, फाइनेंशियल लिवरेज दिया है क्या? 1.49 का। एक बार फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला याद करना बेटा, ईपीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी होता है क्या? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी होता है क्या? क्या हमने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया? क्या हमने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया? यहाँ पे 16,18,200 क्या कैलकुलेट कर लिया? यस। तो यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं ईबीआईटी की जगह 16,18,200, और यहाँ पे इसको इधर ले जाके इसको नीचे डिवाइड में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ईबीटी आ जाएगा। कितना आएगा? 10,86,040। कितना आ रहा है? 10,86,040 का क्या आ रहा है? ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब आपको पता है इंटरेस्ट जब माइनस होता है तो हमारा क्या आना चाहिए बेटा? 10,86,040 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर हम ईबीआईटी में से ये 37 लैक्स का 12% अगर माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए? 10,86,040 आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बट बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, आईसीएआई ने क्वेश्चन में गड़बड़ी करी है, और अगर आप ये कर रहे हो तो इनका 16,18,200 में से अगर 4,44,000 माइनस करते हो तो 12 लाख समथिंग, 11 लाख समथिंग कुछ आएगा। ये वाला फिगर आएगा नहीं। तो आईसीएआई ने क्वेश्चन में गड़बड़ करी है बेटा। तो इस गड़बड़ को इन्होंने रेक्टिफाई करने के लिए क्या बोला है कि ईबीटी आपको किससे कैलकुलेट करना है? फाइनेंशियल लिवरेज के बेसिस पे ही कैलकुलेट करना है। मतलब यही आपका ईबीटी आना चाहिए
तो बेटा इसको कहाँ लिख दो, ईबीटी में लिख दो। और जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना उसको दिखा दो एज अदर इंटरेस्ट। बैलेंसिंग फिगर को एज अदर इंटरेस्ट दिखा दो, तब जाके आपका ये 10,86,040 हो जाएगा बेटा। तो नॉर्मल अगर करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था बेटा, ईबीटी से मैच होना चाहिए था, ठीक है। बट आईसीएआई ने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है, उसको रेटिफाई करने के लिए उन्होंने सॉल्यूशन में ऐसा बोल दिया कि जो बैलेंसिंग फिगर है ना दैट इज अदर इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आप इसको मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 4 को, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। यही इसमें मेन पॉइंट था बेटा, बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल है इसमें, ठीक है। तो देख लो, अब सबसे पहले आपने ईबीटी और बैलेंसिंग फिगर से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान देना इस पॉइंट पे। फिर आपको पता है ईबीटी में से टैक्स माइनस होता है और टैक्स की रेट हमें कितनी दे रखी है, 40% की टैक्स की रेट दे रखी है, माइनस कर दो तो आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा 6,51,624। अब क्या क्या पूछा है वो कैलकुलेट करके दे देते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है बेटा। कंट्रीब्यूशन कितना कैलकुलेट किया हमने, देखो 23,14,200 और ईबीआईटी 16,18,200। तो 23,14,200 डिवाइडेड बाई 16,18,200 1.43 टाइम्स आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। दूसरा इन्होंने हमसे पूछा है कंबाइंड लिवरेज। तो आपको पता है सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तो दिया हुआ ही है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL, तो आ जाएगा 2.13 टाइम्स आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। और लास्ट में हमसे इन्होंने क्या पूछा है, अर्निंग पर शेयर पूछा है। अर्निंग पर शेयर आपको पता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही हमारा अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो। क्वेश्चन में कहीं भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा, 6,51,624। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 50 lakhs डिवाइडेड बाई 10 विल बी 5 lakhs। तो आप कर दो 6,51,624 डिवाइडेड बाई 5 lakhs कितना आ जाएगा, 1.30 आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। एक ट्रिकी चीज थी, बैलेंसिंग फिगर से अदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, दैट वाज अ ट्रिकी पॉइंट इन दिस इलस्ट्रेशन। बाकी सब चीजें नॉर्मल थी इस इलस्ट्रेशन में, ठीक है। इसी से मिलता जुलता बेटा एक और प्रैक्टिकल सम इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें आईसीएआई ने कुछ और ही किया है। तो सबसे पहले इसके जैसा ही एक प्रैक्टिकल सम भी है, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे जाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ देख लेंगे तो आपको इजी होगा कंपैरिजन करने में, है ना। तो अब जाते हैं उस पर्टिकुलर सम में। सो क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिकल जो लास्ट में दिए हुए हैं ना आपके क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 को आप लिख लो कंपेयर विद इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। The following details of a company for the year ended 31st March are given below। बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी करके दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन नंबर 10 में जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10 मैंने यहाँ पे लिखा भी है कंपेयर विद इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो सब कुछ रेडी है, आपको बस सीखना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 2:1, मतलब बेटा 2 का है, 1 तो कुछ होता ही नहीं ना, 2 का है कितना, ऑपरेटिंग लिवरेज है 2 टाइम्स। कंबाइंड लिवरेज इसको ढंग से पढ़ लेना, पढ़ा हुआ नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क करना 10th को भी। ऑपरेटिंग लिवरेज 2:1 लिखा है, मतलब 2 टाइम्स ही है एक तरीके से। कंबाइंड लिवरेज 2.5:1 लिखा है, मतलब 2.5 टाइम्स ही है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 3.4 lakhs का दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है 50 lakhs का। 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 का दिया हुआ है, 30.25 lakhs के। डेट दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये का दिया हुआ है और 34 lakhs का टोटल है। इनकम टैक्स रेट 30% का है बेटा, एज इट इज़ वही जैसी उसी के जैसी इन्फॉर्मेशन है ना जो अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करके आए हैं। बस एक कंबाइंड लिवरेज इन्होंने कंबाइंड और ऑपरेटिंग उसमें पूछा था, यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया। और पूछ कौन सा लिया, फाइनेंशियल लिवरेज। दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी पीवी रेशियो और अर्निंग पर शेयर निकाल के दो।
तीसरी चीज इन्होंने बोली कि इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज असेट्स टर्नओवर इज 1.5 डज इट हैव अ हाई और लो असेट्स टर्नओवर। और फोर्थ इन्होंने पूछा एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग्स बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। 10th में जो 4 है ना बेटा, मैं जब आपको बीईपी और एमओएस पढ़ा दूंगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा दूंगा, जो इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मैं 4th पे लेके आऊंगा। पहले ये 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे 10th में, ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है ये डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, फाइनेंशियल लिवरेज हमें कैलकुलेट करके दो। तो बेटा फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट तो इजीली हो जाएगा। आपके पास अगर ऑपरेटिंग लिवरेज है, आपके पास अगर कंबाइंड लिवरेज है, तो आपको पता है अगर मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज करता हूं तो मेरे पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आता है। तो एक चीज मिसिंग है, तो मिसिंग चीज तो निकाल ही सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट ही क्या कर लेना है बेटा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करके दे दो इनको। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 2। और यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा DFL। DFL कैसे हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.25 टाइम्स का आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। क्या पहला क्वेश्चन 10th में समझ में आ गया, इजी सा था। दूसरा इन्होंने हमसे पूछा है पीवी रेशियो निकाल के दो। मैंने अभी आपको बताया था कि पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। यही फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का। क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो बेटा क्या क्वेश्चन में हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, क्या क्वेश्चन में हमारे पास कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। क्या सेल्स दिया हुआ है, यस सेल्स तो दिया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से लेके आए जब पीवी रेशियो निकालना है। तो बेटा इन्होंने हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है। एक बार डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला याद करना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। यही फॉर्मूला होता है बेटा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। यही तो फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। क्या बेटा मैं इसी फॉर्मूला को और खोल के ऐसे लिख सकता हूं क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT का मतलब क्या होता है बेटा, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तभी तो EBIT आएगा। अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, इनकम स्टेटमेंट याद है आपको, इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो आपको पता होगा जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है तभी तो EBIT आता है ना। तो इस फॉर्मूला को खोल के क्या ऐसे लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब बेटा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज तो 2 दिया ही हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो एज इट इज लिख दिया कंट्रीब्यूशन, नीचे भी कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन लिख दिया। क्या फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस फिक्स्ड कॉस्ट तो दिया हुआ ही है, 3.4 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें दिया हुआ ही है। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हम इजीली कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या बेटा। सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 कंट्रीब्यूशन माइनस 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 6.8 आ जाएगा, और इधर कंट्रीब्यूशन बचेगा। तो 2 कंट्रीब्यूशन में से 1 कंट्रीब्यूशन माइनस करोगे तो 1 कंट्रीब्यूशन बचेगा और 6.8 बचेगा। 6.8 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा, 6.8 लाख का आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। अब बेटा क्या इजीली पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ही तो चाहिए था, सेल्स तो दिया हुआ ही था क्वेश्चन में। तो कंट्रीब्यूशन 6.8 लाख का डाल दिया। सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देख लो, 50 लाख का सेल्स दिया हुआ है, तो 50 लाख यहाँ पे डाल दिए तो कितना आ गया बेटा, 13.6% का हमारे पास क्या आ गया, पीवी रेशियो निकल के आ गया। 13.6% का क्या निकल के आ गया, पीवी रेशियो निकल के आ गया। अब बेटा अर्निंग पर शेयर भी तो कैलकुलेट करके देना है इसको। सेकंड में क्या कैलकुलेट करके देना है, अर्निंग पर शेयर। अब आपको पता होगा अर्निंग पर शेयर अगर कैलकुलेट करना है तो पूरा इनकम स्टेटमेंट ही बना लेता हूँ, है ना, इनकम स्टेटमेंट में ही निकाल देता हूँ ना अर्निंग पर शेयर, तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशंस भी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में कितना आया, 50 लाख का सेल्स लिखा है यहाँ पे। बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है ना वैसे वैसे करते जा रहे हैं, कुछ रटना बटना कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सेल्स लिखा यहाँ पे 50 लाख का। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है
कि पीवी रेशियो कितना है। पीवी रेशियो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 13.6% का। तो सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा, कंट्रीब्यूशन आता है क्या। सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। वैसे भी हमने कंट्रीब्यूशन तो कैलकुलेट कर ही लिया था 6.8 लाख का, तो डायरेक्ट लिख दो 6.8 लाख। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा बेटा आपका, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। बैलेंसिंग फिगर से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर क्या माइनस कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.4 लाख का। 3.4 लाख का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, ये माइनस किया तो कितना आ गया, EBIT आ गया बेटा 3.4 लाख का, है ना। 6.8 में से 3.4 माइनस किया तो 3.4 का ही क्या आ गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है बेटा। इसमें से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस होता है। इंटरेस्ट कितना है, 8% का देना है, कितनी अमाउंट पे, 30,25,000 पे। तो 30.25 पे 8% का इंटरेस्ट दे दो बेटा, 30,25,000 पे 8% का इंटरेस्ट आता है 2,42,000, मतलब 2.42 लैक्स। कितना आता है, 2.42 लैक्स। यहाँ पे लैक्स में अमाउंट लिखी है, ठीक है, 2.42 लैक्स। अब बेटा फोर्थ को और इसको कंपेयर करो। हमने फोर्थ में इतना करके क्या करा था, फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से हमने EBT पहले कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था। फोर्थ में इतना इंटरेस्ट लिख के हमने क्या किया था, फाइनेंशियल लिवरेज की हेल्प से EBT पहले कैलकुलेट किया था। सेम चीज इनको यहां पे भी तो करनी चाहिए थी 10th के अंदर, सेम चीज 10th में भी तो करनी चाहिए थी। अगर 10th में सेम चीज करते हो तो बेटा क्या होगा, एक बार देखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज कितना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमने सबसे पहले वही कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 1.25 का आया था। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना आया, 1.25 का आया, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। ये क्या होता है बेटा आपका, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या फॉर्मूला होता है, EBIT डिवाइडेड बाई EBT। बेटा अगर मैं यहां पे पुट करूं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जो कि कितना दिया हुआ है 1.25 टाइम्स इक्वल टू EBIT, जो मैंने निकाल लिया है बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में। EBIT कितना निकाला है, 3.4 का निकाला है क्या, 3.4 का EBIT, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बेटा 3.4 का EBIT है डिवाइडेड बाय EBT ना। EBT तो मेरे पास अभी तक मैंने निकाला ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो बेटा अगर EBT को इधर ट्रांसफर कर दूं और 3.4 डिवाइडेड बाई 1.25 करता हूं तो देखिए कितना आता है, 3.4 डिवाइडेड बाई 1.25 करोगे तो आएगा 2.72। कितना आता है, 2.72 आता है बेटा। तो हमें लॉजिकली यहां पर EBT के सामने कितना लिखना चाहिए था, 2.72। बट बेटा दिस इज ICAI बोलता है कि यहां पर आपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जो किया ना वो मत करो, नहीं वो नहीं करना है बिल्कुल भी। यहां पर आप क्या करो, इंटरेस्ट को एक ही मानो, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं लेके आना है इस बार, आप इसी को ही एक प्रॉपर इंटरेस्ट मानो और इसमें से माइनस कर लो क्या, इंटरेस्ट को, तो कितना आएगा 0.98 आएगा बेटा। एक्चुअली आपका फाइनेंशियल लिवरेज से कितना कैलकुलेट हो रहा है, 2.72। बेटा ये मिस्टेक है ICAI की, क्वेश्चन फॉर्म करने में मिस्टेक है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं जिससे आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में अगर आप चेक करोगे ना तो आपका ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर आपने EBIT में से जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ना वो माइनस करने के बाद उससे कम आ रहा था। यहां अगर 16,18,200 में से 4,44,000 माइनस करेंगे तो 11 लाख समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और आपका कितना आ रहा था, 10,86,000, मतलब बीच में बैलेंसिंग फिगर बचने की क्या थी, संभावना थी बेटा। बट यहां पे अगर देखोगे आपका नीचे कितना आ रहा है, 2.72 निकाला ना हमने, 2.72, और ऊपर कितना है 3.4 है, और हमें ये तो लेना ही पड़ेगा 2.42 तो लेना ही पड़ेगा। तो बेटा अगर आप 3.4 में से 2.42 अगर माइनस करोगे तो 0.98 आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर बनने की तो कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पे,
है ना, क्योंकि इससे भी कम फिगर आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर बचने की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है बेटा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2.72 लिखते हो तो क्या होगा, ऊपर आप 2.42 नहीं लिख पाओगे फिर, क्योंकि 3.4 में से अगर 2.72 माइनस होता है तो 0.68 ही बचता है, और इंटरेस्ट तो हमें कितना लेना पड़ेगा, कम से कम 2.42 तो लेना ही लेना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जहां पर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपका ईबीटी ज्यादा आ रहा हो ना, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया हमने, वहां पर आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। पर जहां पे आपका ये कम आ रहा हो वहां पे आप नॉर्मल एक ही इंटरेस्ट मानो और ईबीटी लिख दो, जो भी आपका इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और कंपेयर विद इलस्ट्रेशन नंबर 4 जरूर लिख लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0.98 लिखोगे तो टैक्स रेट आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% का टैक्स रेट है, 30% टैक्स लगा दो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 34 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 इज 3.4 लैक्स का आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा, और इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। आई होप बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 को आप कंपेयर कर पाए हो। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आईसीएआई यहां पर डबल बातें करता है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में तो कुछ नहीं बोला कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट सोल्यूशन नंबर 10 के सॉल्यूशन में इन्होंने लिख दिया है कि है ना, आप क्वेश्चन नंबर 10 को है ना, आप ईबीटी के बेसिस पे, जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 को सॉल्व किया था ना, उस बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो, द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग ईबीआईटी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, अकॉर्डिंगली द आंसर टू द रिक्वायरमेंट 2 and 4 विल ऑल्सो वेरी। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये करने के लिए, आईसीआई ने जो सॉल्यूशन किया है वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो मैंने आपको समझाया है ना वही करना है आपको, ठीक है। फिगर्स देख लेने हैं, कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 10 के अंदर जो थर्ड था वो क्या बोलता है, देखो 10 के अंदर थर्ड बोलता है, नीचे गया ना, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज असेट्स टर्नओवर इज 1.5 डज इट हैव अ हाई और लो असेट्स टर्नओवर। बोलता है आपकी इंडस्ट्री का असेट्स टर्नओवर रेशियो कितना है, 1.5 है, तो आपकी कंपनी का एसेट्स टर्नओवर हाई है कि लो है। बेटा इसके लिए हमें हमारी कंपनी का एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, और आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, एसेट्स टर्नओवर का रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स। क्या फॉर्मूला होता है, टर्नओवर मतलब सेल्स ना, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला होता है, रट लेना इसको, ठीक है। असेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, सेल्स तो हमें दिया हुआ है कितना, 50 लैक्स, तो सेल्स की जगह तो लिख दिया 50 लैक्स। एसेट्स कहाँ से लेके आए हैं, क्वेश्चन में तो एसेट कुछ बोला ही नहीं हुआ कि ये एसेट है हमारे पास। बेटा जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है वही तो आपका एसेट साइड का टोटल होता है, याद है ना ये चीज़ तो, अरे 11th-12th में सीख लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है क्या हमारे पास, डेट है, इक्विटी है, तो बेटा 30.25 और 34 लैक्स यही तो हमारी टोटल एसेट्स होंगी, तो इसी दोनों का टोटल अगर कर दिया तो टोटल एसेट्स आ जाएगी, और आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 0.78 का, कितना आ जाएगा 0.78 का, और इंडस्ट्री का कितना है 1.5 का। तो बेटा आपका हाई है कि लो है, लिख देना लास्ट में कि हमारा जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो है दैट इज लो एसेट्स टर्नओवर रेशियो देन द इंडस्ट्री। यहाँ पे आपका 10th का थर्ड भी खत्म हो जाता है। 10th का फोर्थ मैंने आपको बोला है कि जब मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा दूंगा, ऑपरेटिंग बीईपी, फाइनेंशियल बीईपी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको 10th का 4 कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। इससे पहले अब हम कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 4 और सॉल्यूशन नंबर 10 को आप कंपेयर कर पाए हो, क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है, और समझ में भी आया होगा कि क्या करना है हमें, आईसीएआई ने क्या किया है, सब कुछ समझ में आया होगा बेटा। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिया है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोलता है, देखो, फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोला है 60% है ए लिमिटेड का, और बी लिमिटेड का है 50%। इंटरेस्ट दिया हुआ है 20,000 और 1 लाख। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 5 और 2 का। फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 3 और 2 का। टैक्स रेट दिया हुआ है 30% का और 30% का। हमें निकालना है ईबीआईटी निकालना है, सेल्स निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है,
और आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज़ बेटर प्लेस्ड विद द रीजंस बियॉन्ड बेस्ड ऑन लिवरेजेस। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 है बेटा। तो हमें अगर EBIT निकालना है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले मेरे को इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ, मेरा EBIT भी निकल जाएगा, सेल्स भी निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले बनाना क्या है? इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट तो सबसे पहले आती ही क्या है बेटा? इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आती है। क्या मेरे पास सेल्स का फिगर है? मेरे पास ये पता है कि वेरिएबल कॉस्ट होनी है सेल्स की 60%, बट बेटा सेल्स कहाँ से लेके आऊँ? सेल्स तो है ही नहीं ना, नहीं है ना। तो बेटा मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, इंटरेस्ट। क्या मैं इस इंटरेस्ट को यूज़ कर सकता हूँ क्या सेल्स निकालने के लिए? देखो, इंटरेस्ट दिया हुआ है और फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है। इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड है। जैसे हमने अभी कुछ सॉल्यूशन नंबर 10 किया था, उसमें क्या किया था? EBIT के फॉर्मूला को थोड़ा सा खोल दिया था ना, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था। फिक्स कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क। तो हमने इसको लिंक किससे किया था? ऑपरेटिंग लिवरेज से। ऐसे ही हमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया हुआ है। और इंटरेस्ट किससे लिंक होता है बेटा? इंटरेस्ट लिंक होता है फाइनेंशियल लिवरेज से। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क का नहीं है, तो फाइनेंशियल लिवरेज से लिंक होता है। तो मैं सिर्फ कंपनी ए का बता रहा हूं बेटा, कंपनी ए की सारी चीजें कैलकुलेट कर दूंगा, कंपनी बी का आप अपने आप से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, एक कंपनी का आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ, सॉरी फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 3 का। याद करो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। यही फॉर्मूला होता है क्या? EBIT डिवाइडेड बाई EBT ही तो फॉर्मूला होता है बेटा। EBIT तो एज इट इज लिख दिया और EBT को खोल दिया मैंने कि EBT कैसे आएगा? EBIT में से अगर इंटरेस्ट माइनस करेंगे तभी तो EBT आएगा। ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं इसको। बस अब कुछ नहीं करना है। DFL हमें दिया हुआ है कितना? DFL दिया हुआ है 3 का। हमें EBIT दिया हुआ नहीं है तो EBIT की जगह EBIT लिख दिया, नीचे भी EBIT लिख दिया। और इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? 20,000 का। देखिए क्वेश्चन में 20,000 का इंटरेस्ट दिया हुआ है बेटा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 30,000 का हमारे पास EBIT आ जाएगा। 30,000 का EBIT आ जाएगा। और बेटा EBIT अगर आ जाएगा तो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज भी तो है। ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स दिया हुआ है और ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो बेटा कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं क्या? यस। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है और EBIT हमने कैलकुलेट कर लिया 30,000, तो बचेगा क्या? कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा बेटा। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 1,50,000 का क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको हम बिना इनकम स्टेटमेंट के सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बिना इनकम स्टेटमेंट के हमें पता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ चुका है। सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या पूछा था बेटा? EBIT पूछा था। EBIT तो कैलकुलेट करके दे दिया क्या हमने? 30,000। एक आंसर तो हमने इनको करके दे दिया 30,000। दूसरा इन्होंने हमसे सेल्स पूछा है। अब बेटा याद करो इनकम स्टेटमेंट क्या बोलता है? इनकम स्टेटमेंट बोलता है सेल्स, अगर इसमें से आप माइनस करते हो क्या? सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास बचता है कंट्रीब्यूशन। बेटा मुझे ये पता है कि मेरी सेल्स कितनी है? 100% होगी। 100% में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 100% में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मुझे 60% दिया हुआ है। तो यहाँ पे 100 का 60% यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। कितना परसेंट बेटा? 60% यहाँ पे माइनस कर दिया तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन में कितना बचेगा? 40% बचेगा। कंट्रीब्यूशन में कितना बचने वाला है? 40% बचने वाला है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये जो मेरा 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन आया, ये जो है वो कितना परसेंटेज है? 40% है। तो टोटल अगर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगी? मेरी सेल्स हो जाएगी, है ना। अगर ये 40% है तो 100% कितना है? सेल्स ही है वो। ठीक है, तो बेटा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 40% कर दोगे तो सेल्स का फिगर कितना आ जाएगा? 3,75,000। कितना आ जाएगा सेल्स का फिगर? 3,75,000। ये हमारा सेल्स का फिगर आ गया बेटा, है ना। फिर हमसे इन्होंने क्या पूछा? फिक्स कॉस्ट पूछा हमसे। इन्होंने नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट पूछी है। हमारे पास EBIT है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। तो आपको पता है कंट्रीब्यूशन में से अगर कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या आता है? EBIT आता है बेटा।
है ना। तो कंट्रीब्यूशन है और ईबीआईटी है, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा क्या? यस। ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी निकाला 30,000 का। कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन निकाला 1,50,000 का। तो बेटा 1,50,000 माइनस 30,000 कितना आ जाएगा? 1,20,000 का हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, है ना। 1,20,000 का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सेम तरीके से ये जो मैंने कंपनी ए का किया ना, उसी तरीके से अगर आप कंपनी बी का भी कैलकुलेट कर लोगे, मॉड्यूल से रेफर कर लेना बेटा, ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट तीनों आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 में 1, 2 और 3 इजीली हो गया बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में 1, 2 और 3 इजीली हमने कर लिया। फोर्थ क्या बोलता है देखो, फोर्थ बोलता है आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद रीजंस बेस्ड ऑन लिवरेजेस। बेटर प्लेस्ड कंपनी कौन सी है बेटा, ये बताना है। तो बेटा कंपेयर करते हैं लिवरेज के बेसिस पे। इन्होंने बोला है, आपको याद होगा मैंने आपको पार्ट 1 के लास्ट में कंबाइंड लिवरेज में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को कंबाइन करके बेटा बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए थे, आपको याद है। ये एनालिसिस किया था हमने, लो होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, और फिर कमेंट किया था इन सब पे, याद है। बस इसको ही याद करना और यहाँ पे कमेंट करना। तो बेटा आ जाओ कमेंट करते हैं। कमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को कंबाइन करना पड़ेगा और फिर एनालिसिस करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे देखो, हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है और ऑपरेटिंग लिवरेज 3 है, सिर्फ ए लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है और फाइनेंशियल लिवरेज कितना है? 3। हाई कौन सा है? ऑपरेटिंग लिवरेज। बेटा अगर ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होगा तो हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कम आएगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होगा तो आपको पता है ऑपरेटिंग रिस्क भी हाई होगी, और ऑपरेटिंग रिस्क हाई होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट का लेवल भी तो हाई होगा। और आपको पता है कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तभी तो ईबीआईटी आता है बेटा। और अगर फिक्स कॉस्ट ही हाई होगा तो क्या ईबीआईटी कम आएगा क्या? यस। तो बेटा अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा हुआ तो क्या वो एक अच्छी सिचुएशन है क्या कंपनी ए के लिए? नहीं है ना। और फाइनेंशियल लिवरेज कम हुआ तो बेटा टैक्स शील्ड नहीं मिलेगी आपको इंटरेस्ट पे, टैक्स शील्ड कम मिलेगी। तो कंपनी ए वाली सिचुएशन तो बेटर नहीं है बेटा, जहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होता है और फाइनेंशियल लिवरेज लो होता है। दिस इज नॉट अ बेटर सिचुएशन। सबसे पहले वही लिख दो, ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ कंपनी ए इज ग्रेटर देन इट्स फाइनेंशियल रिस्क विच इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। बट बेटा कंपनी बी का अगर देखोगे ना तो दोनों इक्वल है, 2 और 2 दोनों बराबर है। तो यहां पे क्या लिख दोगे? While कंपनी बी हैज लो ऑपरेटिंग रिस्क देन कंपनी ए। ऑपरेटिंग रिस्क कितना है? कंपनी ए का 5 और कंपनी बी का 2 है ना। तो इसका ईबीआईटी ऑब्वियसली ज्यादा आएगा कंपनी बी का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम रहेगी इसकी, ठीक है। तो टोटल रिस्क इज लो इन कंपैरिजन टू द कंपनी ए। कंपनी बी की जो टोटल रिस्क है वो कम रहेगी बेटा, क्योंकि आपको पता है टोटल रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है। ऑपरेटिंग लिवरेज को फाइनेंशियल लिवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 आएगा, और इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आएगा। तो कम किसका है? बी लिमिटेड का। तो टोटल रिस्क भी बी लिमिटेड की कम है, और अगर इंडिविजुअली रेशियोज देखें तो वो भी कम आ रहे हैं, है ना। तो ऑल्सो कंपनी बी हैज हायर ईबीआईटी देन कंपनी ए, विच मीन्स इट कैन टेक मोर फाइनेंशियल रिस्क इन फ्यूचर। हायर ईबीआईटी आएगा बेटा अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो, मतलब फिक्स कॉस्ट कम है तो इसका मतलब आप ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो, है ना, ज्यादा डेट ले सकते हो आप। सो वी कैन सी इट बाई कैलकुलेटिंग ईबीआईटी इंटरेस्ट रेशियो। वैसे तो कमेंट्स में यहाँ पे ही एंड हो जाना चाहिए बेटा, बट आईसीआई ने ये एक रेशियो और कैलकुलेट करके दिया है आपको, ईबीआईटी इंटरेस्ट रेशियो और कैलकुलेट करके दिया है। तो ये आप और कैलकुलेट करके दे देना, ए और बी में दोनों कंपनीज का ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देना। ये सब आपने निकाले हुए हैं। तो इसका 1.5 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है। तो किसका ज़्यादा बेटर है बेटा? किसका ज़्यादा बेटर है? बी का ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंटरेस्ट से डबल क्या है आपका? ईबीआईटी है ना। मतलब यही बताता है ये रेशियो, और क्या कि इंटरेस्ट का कितना हमारा ईबीआईटी है ना, तो वो ही बताता है। तो 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब कंपनी बी ज़्यादा अच्छी है। आई होप कमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी एंड हो जाता है ना। 4 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 और 10 इस वीडियो में। इससे पहले वाली पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो भी करने वाले हैं बेटा, बट इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट।
और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आ जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट और फिर उस पर क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, हाँ। तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है बेटा। तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, अगर आप नोट्स देखोगे तो आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या मिल जाएगा बेटा? ब्रेक इवन एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। बेटा अगर आपको ब्रेक लेना है तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर फ्रेश माइंड से आप ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा उससे पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलेगा बेटा और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। आपको पता होगा ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब ब्रेक इवन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन है। ब्रेक इवन का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही आपको कोई लॉस है बेटा। इस चैप्टर में हमें 2 टाइप के बीईपी पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ऑपरेटिंग बीईपी, दूसरा पढ़ना है हमें फाइनेंशियल बीईपी। क्या पढ़ना है बेटा? एक हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग बीईपी और दूसरा हमें पढ़ना है फाइनेंशियल बीईपी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बेटा? ध्यान देना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट OPERATING, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका EBIT को ही तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। इसका मतलब ऑपरेटिंग बीईपी का मतलब हो गया, अगर आपका EBIT क्या हो जाए बेटा? EBIT इक्वल टू कितना हो जाए? EBIT इक्वल टू कितना हो जाए बेटा? 0 हो जाए तो आप कहाँ आ जाओगे? ऑपरेटिंग बीईपी की सिचुएशन पे आ जाओगे बेटा, है ना। नाम से ही पता चल रहा है ऑपरेटिंग बीईपी मतलब जब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? हम ऑपरेटिंग बीईपी पे काम कर रहे हैं, है ना। तो मतलब हमें क्या करना है बेटा? अल्टीमेटली EBIT को कितना लेके आना है? 0 लेके आना है। और आपको पता है EBIT 0 कब आएगा? EBIT 0 कब आएगा बेटा? एक ही सिचुएशन में आएगा। EBIT 0 कब आएगा? जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाए। बेटा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तभी तो EBIT आएगा। सपोज आपका कंट्रीब्यूशन 10,000 का है, सपोज आपका कंट्रीब्यूशन 10,000 का है, ठीक है। तो यहां पे नीचे EBIT में 0 कब आएगा? जब आप क्या करोगे? जब आप यहां पे क्या करोगे? 10,000 माइनस करोगे तभी तो आएगा ना। इसका मतलब अगर मुझे EBIT 0 करना है तो मेरा कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। या फिर ये मैं बोलूं, अगर मुझे EBIT 0 करना है तो मेरा फिक्स कॉस्ट किसके बराबर होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन के बराबर होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आई ना तो आ जाओ फिर और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं ऑपरेटिंग बीईपी के। फाइनेंशियल बीईपी पे मैं बाद में आऊँगा बेटा। ऑपरेटिंग बीईपी के और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। ऑपरेटिंग बीईपी बोलता है कि ऑपरेटिंग बीईपी वो वाला सेल्स पॉइंट है, बीईपी सेल्स इज दैट लेवल ऑफ सेल्स, ऐसा सेल्स का पॉइंट जहां पे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है। इसका मतलब EBIT कितना है? 0 आ रहा है बेटा। मतलब मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है। इनकम स्टेटमेंट को याद करना, सबसे पहले सेल्स आती है, फिर वेरिएबल कॉस्ट आती है, फिर कंट्रीब्यूशन आता है, फिर आपका फिक्स कॉस्ट आता है और उसके बाद में लास्ट में EBIT आता है। तो बेटा मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ EBIT में 0 चाहिए, अगर आपको EBIT में 0 चाहिए तो आपका सेल्स कितना होगा, है ना। ये इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? आपका BEP सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? BEP सेल्स बोलते हैं। अगर मुझे EBIT 0 चाहिए तो मेरा सेल्स कितना होगा, है ना। इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि फिक्स कॉस्ट कितना होगा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा। दिस वाज फॉर योर नॉलेज कि अगर EBIT 0 होगा तो कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, है ना। ये काम आएगा हमें आगे क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी। सपोज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो पता रहेगा ना कि फिक्स कॉस्ट के बराबर ही होना है, क्योंकि बीईपी पे तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ना, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? हमें बोल रहा है कि अगर आपको EBIT 0 चाहिए तो आपका सेल्स का लेवल कितना होना चाहिए। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा BEP सेल्स निकाल के दो,
बीईपी सेल्स निकाल के दो बेटा, ये पूछेगा हमसे। तो बेटा ऑपरेटिंग बीईपी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन, कब अचीव कर सकते हैं, जब कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स का फॉर्मूला देख लो बेटा, बीईपी सेल्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल लूंगा मैं जो आपके मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, जो आपके मॉड्यूल में ही दिया हुआ है बीईपी सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो मॉड्यूल वाला एग्जांपल ही हम यूज़ कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे देखो बीईपी सेल्स वाले में जाते हैं, पेज नंबर 6.7 पे दिया हुआ है बेटा एग्जांपल नंबर 1। 2 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है ऐसा सेल्स पॉइंट जहां पे हमारा ईबीआईटी क्या हो जाए, 0 हो जाए बेटा। अब 3 तरीके से हम इस सेल्स को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 तरीकों से आपसे पूछ सकता है बीईपी सेल्स निकालने का। एक तरीका हो सकता है, बोलता है बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करके दो, बीईपी सेल्स मतलब सेल्स की यूनिट्स कैलकुलेट करके दो। दूसरा तरीका होता है हमें अमाउंट में कैलकुलेट करके दो, और तीसरा तरीका होता है हमें परसेंटेजेस में कैलकुलेट करके दो, है ना। तीसरा तरीका होता है परसेंटेज में कैलकुलेट करके दो। हम तीनों तरीकों से करेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम निकालते हैं यूनिट्स में ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कितनी यूनिट्स अगर बेचे तो हमारे पास ब्रेक इवन हो जाएगा, हम नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में आ जाएंगे। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि कितना कंट्रीब्यूशन मैं कमाऊं जिससे मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाए और मैं ईबीआईटी 0 लेके आ जाऊं। मतलब बेटा मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को ही बेस लेना है। क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ रहेगा, तो फॉर्मूला जितने भी बनेंगे ना आपको बीईपी सेल्स के, सब किसके बेसिस पे बनेंगे बेटा, फिक्स कॉस्ट सब में कॉमन है। देखो ऊपर फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, खाली नीचे चेंज हो रहा है, और क्यों चेंज हो रहा है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या लेना है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट लेना है, नीचे क्या लेना है फॉर्मूला के अंदर। अगर यूनिट्स में निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बेटा, मुझे क्या करना है, फिक्स कॉस्ट से मुझे अपने कंट्रीब्यूशन को कवर करना है, मतलब इतना ही मुझे क्या लेके आना है, कंट्रीब्यूशन लेके आना है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाता हूं, तो 10,000 कमाने के लिए मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी वो पता चल जाएगा क्या। सपोज मैं आपको बोलता हूं, जैसे हमारे क्वेश्चन में ही ले लेते हैं हम, सेलिंग प्राइस 40 की है, वेरिएबल कॉस्ट 20 की है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 20 का आ जाएगा। मतलब पर यूनिट हम कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, 20 रुपीज कमाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 15,000 का दिया हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मुझे कंट्रीब्यूशन भी कितना लेके आना पड़ेगा, 15,000 का लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी, 15,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 15,000 डिवाइडेड बाय 20। तो नंबर ऑफ यूनिट आपके पास आ जाएगी 750 आई थिंक। 15,000 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 750 यूनिट्स। अब 750 को ज़रा 20 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 15,000 ही आ रहा है क्या आपका कंट्रीब्यूशन 15,000 ही आ रहा है क्या। अगर कंट्रीब्यूशन 15,000 आ रहा है, इसका मतलब आपका फिक्स कॉस्ट भी तो 15,000 ही था, तो क्या ईबीआईटी 0 हो जाएगा क्या हमें जो करना था वो अचीव हो गया क्या बेटा। तो अगर आपको यूनिट्स में बीईपी सेल्स निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में आया होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें अमाउंट में क्या निकालना हो, बीईपी सेल्स निकालना हो, तो बेटा ध्यान देना, अमाउंट में निकालना है। इसका मतलब मुझे सेल्स का अमाउंट चाहिए, है ना। इसको किससे डिवाइड किया है बेटा, पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो से डिवाइड किया। आपको पता होगा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स होता है। मतलब इस पीवी रेशियो का दूसरा नाम भी होता है बेटा, मैंने आपको बताया भी था, कंट्रीब्यूशन रेशियो भी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोला जाता है, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन का ही तो रेशियो निकाल रहे हैं अल्टीमेटली, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करके। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, 15,000 का है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन भी कितना लेके आना है, 15,000 ही लेके आना है। कंट्रीब्यूशन भी 15,000 ही लेके आना है, तभी तो ईबीआईटी 0 होगा। तो बेटा मेरा जो कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है ना 15,000 का, वो कितना परसेंटेज है, वो अगर मुझे पता चल जाए तो क्या मैं सेल्स वाले लेवल पे जा सकता हूं।
और वो कौन बताएगा बेटा? पीवी रेशियो बताता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो बताता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन लाना है आपको 15,000 का, वो कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो सपोज आपका पीवी रेशियो दिया हुआ है सपोज 10% का, तो इसका मतलब आप क्या कर दोगे? 15,000 डिवाइडेड बाई 10%। इसका मतलब आपकी सेल्स कितनी होनी चाहिए? 1,50,000 की सेल्स होनी चाहिए 15,000 का आपको, अगर ये अचीव करना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है बेटा पीवी रेशियो? वेरिएबल कॉस्ट तो कितना है 20, मतलब बाकी का जो कंट्रीब्यूशन बचा वो कितना बचा सेल्स का? 50% ना। तो पीई रेशियो कैलकुलेट कर लो, 20 डिवाइडेड बाई 40, 50% ना। तो हमारे एग्जांपल में 15,000 डिवाइडेड बाई 50% अगर कर देंगे तो 30,000 का वो लेवल है जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 20,000 का आएगा। बेटा चेक कर लो, अगर हम 30,000 की सेल्स यहां पे डालते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 50% ऑफ दी सेल्स 15,000, तो 15,000 कंट्रीब्यूशन आ गया क्या? फिक्स कॉस्ट भी तो 15,000 ही है, तो क्या जीरो आ जाएगा क्या? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन के आया? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। क्या निकल के आया? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तीसरा है बेटा परसेंटेज में कैलकुलेट करके दो। परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका इंटरप्रिटेशन देखो क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए। परसेंटेज का मतलब होता है कि करंट सेल का कितना परसेंटेज अचीव करने पर आपको बीईपी अचीव होता है। करंट सेल्स का कितना परसेंट अचीव करने पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाई करंट कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं बेटा? हम 20,000 का कमा रहे हैं ना। करंटली हम 20 रुपीज पर यूनिट कमा रहे हैं और 1,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो 20,000 का कंट्रीब्यूशन है। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना हो जाएगा बेटा? 75% हो जाएगा क्या? देखो देखे, 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000 क्या 75% आता है? 15,000 डिवाइडेड बाई 20,000 है ना। तो 75 बोल, मतलब बेटा हम ये बोलना चाहते हैं करंट सेल का अगर 75% अगर आप अचीव कर लोगे ना तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे। देखो देखिए, क्या करंट सेल कितनी है हमारी? 40 रुपीज पर यूनिट है, 1,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो 40,000 की करंट सेल्स है। इसका 75% निकालो, 40,000 का 75% इज 30,000। 40,000 का 75% कितना आता है? 30,000 आता है। तो बेटा हमने यहाँ भी तो 30,000 ही कैलकुलेट किया था और यहाँ पे भी तो हमने 30,000 ही कैलकुलेट किया है बेटा। देखो देखिए, 750 यूनिट्स निकाली थी ना हमने, इसको 40 से मल्टीप्लाई करो, क्या सेल्स 30,000 ही आती है क्या आपकी? 30,000 की ही सेल्स आती है बेटा। हर एक चीज सेम ही चीज बताती है, बट एक यूनिट्स में कैलकुलेट हो रहा है, एक अमाउंट में कैलकुलेट हो रहा है और एक परसेंटेज वाइज कैलकुलेट हो रहा है। आई होप बीईपी सेल्स के तीनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऑपरेटिंग बीईपी क्या होता है वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है, यहां पे आपका ऑपरेटिंग बीईपी खत्म हो जाता है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। फाइनेंशियल बीईपी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है बेटा? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है ना बेटा। सपोज आपकी 100 रुपए की सेल्स है, आपकी 100 रुपीज की सेल्स है ना। तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हुआ, आप बोलते हो कि 75 रुपीज मेरी कॉस्ट है, 75 रुपीज की मेरी कॉस्ट है, इसके ऊपर जो हुआ ना दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जो प्रॉफिट आप ओवर एंड अबाउ द बीईपी कमा रहे हो ना, ओवर एंड अबाउट द बीईपी सेल्स, ओवर एंड अबाउट द बीईपी पॉइंट जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कॉस्ट के ऊपर जो भी कमा रहे हो, है ना, मतलब ब्रेक इवन के ऊपर जो भी कमा रहे हो ना, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट। तो बेटा यहां पे क्या लिखा है देखो, सेल्स ओवर एंड अबव द बीईपी सेल्स इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो बेटा टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट करनी हो तो इसको इधर भेज दो, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, तो क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एक तो बेटा ये फॉर्मूला है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला बेटा और भी फॉर्मूला है इसका। सेकंड फॉर्मूला कैसे निकलेगा बेटा? सेकंड फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने लिखना है सबसे पहले टोटल सेल्स इक्वल टू बीईपी सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये तो आपको पता ही है, बस इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? पीवी रेशियो, पीवी रेशियो और पीवी रेशियो, तीनों को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा अगर टोटल सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन आता है क्या?
पीवी रेशियो का फॉर्मूला याद करो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। देख लो यहाँ पे, तो अगर आप सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कंट्रीब्यूशन बच जाएगा क्या? यस। तो अब सबसे पहले क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे। ये एक फॉर्मूला तो बेटा यहाँ पे आ गया, ये आपका पहला फॉर्मूला है। अब हम डेरिवेशन देख रहे हैं दूसरे फॉर्मूला का, ठीक है। बीईपी सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, बीईपी सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, बीईपी सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो को बीईपी सेल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मतलब प्रॉफिट वाली सेल्स को अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या निकल के आएगा, ईबीआईटी, प्रॉफिट ही निकल के आएगा ना, ईबीआईटी ही निकल के आएगा ना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज में बेटा टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यही तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होती है, टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, इसी को ही तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बोलते हो। परसेंटेज निकाल लो इसका टोटल सेल्स पे, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई दोनों को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा टोटल सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो कंट्रीब्यूशन आया, बीईपी सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो फिक्स्ड कॉस्ट आया, देख लो यहाँ पे, और टोटल सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो अगेन कंट्रीब्यूशन आया मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट याद करो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी होता है ना, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होगा बेटा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन परसेंटेज होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, कुछ नहीं है, परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट किया, दोनों को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे यहाँ पे किया था, और ये बस डेरिवेशन दिखाया मैंने बेटा। इतना जो पार्ट आपने देखा है ना, ये सिर्फ सेकंड फॉर्मूला का डेरिवेशन था, इतना पार्ट। फॉर्मूला तो बेटा ये लास्ट में निकल के आ रहा है, ये वाला। तो आपको कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, एक फॉर्मूला ये दूसरा वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का ईबीआईटी डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आया वो दिखाना था, बस मुझे लॉजिक समझाना था। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा बेटा। अब एक चीज पे ध्यान दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। आपको कुछ मिलता जुलता लग रहा है ये फॉर्मूला, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन? यार कुछ और चीज का भी तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हुआ करता था। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये दोनों चीजें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में भी तो आती थी। इसका मतलब क्या ये उल्टा पुल्टा लग रहा है बेटा, उल्टा पुल्टा? क्या ये रेसिप्रोकल लग रहा है एक दूसरे का? यस, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो बेटा क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिग्री ऑफ लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब बेटा इसका रेसिप्रोकल है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर मैं ये बोल सकता हूं क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला फॉर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बेटा 3 फॉर्मूला ध्यान रखना मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला, और दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूलाज है किसके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, ठीक है। उसके अलावा अगर हमसे इन्होंने पूछ लिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप यूनिट्स में क्या, ये तो बेटा परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, परसेंटेज वाला, है ना। अगर इन्होंने हमसे पूछ लिया परसेंटेज वाला, तो देख लो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन यहाँ लिख दिया है मैंने। अगर इसके अलावा इन्होंने हमसे यूनिट्स में पूछ लिया और अमाउंट में पूछ लिया तो कुछ नहीं है, आपको यही ईबीआईटी ही तीनों फॉर्मूला में अपसाइड यूज होना है बेटा। और नीचे जैसे आप बीईपी में ले रहे थे ना, नीचे क्या ले रहे थे, यूनिट्स पे पूछ रहा था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अमाउंट पे पूछ रहा था तो पीवी रेशियो, बस यही ले लेना है बेटा। इसमें भी अगर यूनिट्स में पूछे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना, अमाउंट पे पूछे तो पीवी रेशियो से डिवाइड कर देना, ठीक है। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं वो सब समझ में, डेरिवेशन सबको समझ में आ गया होगा, और ये रेसिप्रोकल वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि क्यों ये रेसिप्रोकल होता है बेटा, क्योंकि दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के उल्टे पुल्टे ही हैं, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। तो बस समझ लो, समझने जैसी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बस खत्म हो जाएगा इस पेज पे, ठीक है।
तो बोलता है बेटा जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी, और ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगी। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा, पार्ट 1 देखा है तो बहुत ज़्यादा समझ में आ रही होगी, है ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा तो आपका ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगा, और ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगा, और फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो बेटा फिक्स कॉस्ट को कवर करने में ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, क्या ज़्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ेगी ना, तो बेटा क्या आपका ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ जाएगा उस केस में, क्या आपका ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ जाएगा क्या? यस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो उसको कवर भी ज़्यादा यूनिट्स लगेगी करने में बेटा, है ना, तो ब्रेक इवन सेल्स भी बढ़ जाएगा, तो बेटा मार्जिन ऑफ सेल्स सेफ्टी कम हो जाएगा क्या? यस, अगर ब्रेक इवन टोटल सेल्स कितनी होती है 100, अगर ब्रेक इवन सेल्स 60 से 70 हो गया बेटा, 60 से 70 हो गया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा क्या ऑटोमेटिकली? यस। दूसरा समझो, अब दूसरा बोलता है अगर DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज नीचे गिरता है तो ऑपरेटिंग रिस्क भी नीचे आएगी, ऑपरेटिंग रिस्क नीचे आएगी तो फिक्स कॉस्ट भी नीचे आएगी, और फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट समझो, अगर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 0 है बेटा, फिक्स कॉस्ट अगर 0 हो गई तो कंट्रीब्यूशन ही आपका EBIT हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट जो पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट 0, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दी जो ऑपरेटिंग लिवरेज हमने किया था ना, उसमें दिखाया था कि अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 0 होती है ना तो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होता ही नहीं है कुछ, कितना होता है बेटा 1 होता है ना। तो इस केस में हमारी फिक्स कॉस्ट अगर 0 है तो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आएगा 1 आएगा, इसका मतलब ऑपरेटिंग रिस्क कितनी है बेटा 0 है। ऑपरेटिंग रिस्क अगर 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी 0 है, और फिक्स्ड कॉस्ट अगर 0 है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी 0 है। तो बेटा पूरा का ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या PV रेशियो या टोटल कंट्रीब्यूशन। तो बेटा अगर फिक्स कॉस्ट ही 0 हो गई तो 0 ही आना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो है ना, कॉस्ट ही नहीं इनकर करे तो आप क्या कमाओगे, जो कमाओगे वो प्रॉफिट ही होगा आपका। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा 100%। बेटा जब फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कौन सी सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन बेटा, तो आपका EBIT कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब आपका जो, ये मैंने पार्ट 1 में समझाया हुआ है सब, आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो आएगा ना आपका इनफाइनाइट आएगा बेटा, इनफाइनाइट, और पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेटा, है ना, ध्यान रखना। तो इनफाइनाइट आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है उस चीज़ का। इनफाइनाइट आएगा क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो इनफाइनाइट आ गया। इस इनफाइनाइट अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया तो बेटा आपका बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग रिस्क हो गई क्या? यस। बहुत ज़्यादा BEP हो गई क्या? यस। BEP तो 100% ही हो गया ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बेटा प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया तो प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो मेरा 0 हो गया, BEP 100% हो गया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 हो गया। बेटा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है इसके रिगार्डिंग। इफ अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, तो आपको पता होगा अर्निंग प्रॉफिट है तो टोटल सेल्स ऑब्वियसली BEP सेल्स से ज़्यादा ही होगी, है ना, टोटल सेल्स ऑब्वियसली BEP सेल्स से ज़्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमारी पॉजिटिव में आएगी। अगर कंपनी नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू BEP सेल्स होगी, है ना, मतलब सिर्फ BEP जितना ही कमा पा रहे हैं तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा 0 होगा। अगर कंपनी लॉस में है तो टोटल सेल्स इज लेस देन BEP सेल्स, तो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, नेगेटिव होगा क्या? कभी सेल्स नेगेटिव में कर सकते हो क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा आपका क्या होगा 0 ही होगा बेटा, या तो कुछ होगा ही नहीं या फिर कुछ होगा बट नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 होगा, क्योंकि सेल्स नेगेटिव में नहीं जा सकती ना यार, लॉस में जरूर हो पर सेल्स थोड़ी नेगेटिव में, मैंने ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ इससे मैंने माइनस में 10,000 रुपये की सेल करी, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी टॉपिक भी आपका एंड हो जाता है बेटा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इस नोट्स का भी लास्ट टॉपिक, मैंने पूरे के पूरे नोट्स आपको कवर करवा दिए बेटा, पूरे नोट्स देख लो यहाँ पे, चेक कर लो, पूरे नोट्स कवर करवा दिए। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज फाइनेंशियल BEP, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये टॉपिक अगर और हो जाएगा ना तो कॉन्सेप्चुअली और इलस्ट्रेशन हमारे सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक भी अब हम कवर करने वाले हैं, और फिर हम जो सॉल्यूशन नंबर 10 में हमने 4th वाला पार्ट जो छोड़ा था ना बेटा वो भी करने वाले हैं, है ना।
और उसके बाद में ये वीडियो हम एंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस जो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं ना वो मैं आपको समझा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे बेटा, सिर्फ चैनल ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलो देखते हैं फाइनेंशियल बीईपी क्या होता है। तो बेटा फाइनेंशियल बीईपी को अगर आपको समझना है ना तो आप सबसे पहले क्या करो, पार्ट 1 में फाइनेंशियल लेवरेज जब हमने पढ़ा था तो उस पे जाओ, है ना, वहाँ से रेफरेंस लेंगे। हमारा पर्पस क्या था, ईपीएस को मैक्सिमम करना है। इसका मतलब बेटा ये जो फाइनेंशियल वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है ना, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है ना। तो बेटा इसका मतलब हमें यहाँ पे फाइनेंशियल बीईपी निकालना है, इसका मतलब हमें हमारा अर्निंग पर शेयर क्या करना है, जीरो करना है, क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब हमें क्या जीरो करना है बेटा, अर्निंग पर शेयर। अगर हम अर्निंग पर शेयर को जीरो कर देते हैं तो हमारा फाइनेंशियल बीईपी कैलकुलेट हो जाएगा क्या, यस, ठीक है। तो बेटा अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे है, ध्यान दो। ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस करते हो, ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस करते हो तो क्या आता है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से अगर टैक्स माइनस कर देते हो तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आता है। और अगर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है ना। और इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हो तो क्या आता है, अर्निंग पर शेयर। बेटा ये अर्निंग पर शेयर जीरो कब आएगी, ये अर्निंग पर शेयर जीरो कब आएगी, जब हमारा ये वाला फिगर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स वाला फिगर जो है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कब जीरो होगा, जब अर्निंग्स बिफोर टैक्स जीरो हो जाएगा बेटा, तभी तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा हमें। जब अर्निंग्स ही नहीं रहेगी तो टैक्स किस चीज़ का, क्या किस चीज़ की, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बेटा, है ना। तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स अगर जीरो हो जाएगा ना तो हमारा काम हो जाएगा बेटा, तो हमारा ईपीएस क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स को अगर जीरो कर देंगे तो हमारा ईपीएस भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अर्निंग्स बिफोर टैक्स जीरो कब होगा बेटा, जब ईबीआईटी हमारा इंटरेस्ट के बराबर होगा, तभी तो यहाँ जीरो होगा। सपोज ईबीआईटी 10,000 का है और इंटरेस्ट भी 10,000 का होगा, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जीरो कैलकुलेट होके आएगा ना। तो बेटा हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, ईबीटी हमें जीरो करना है। और ईबीटी जीरो कब होगा, जब ईबीआईटी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट। आई होप बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कर देंगे तो हमारा ईपीएस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज योर फाइनेंशियल बीईपी, यही है बेटा फाइनेंशियल बीईपी। आके देख लो एक बार फाइनेंशियल बीईपी के नोट्स में, ये आपके लास्ट पार्ट बचे हैं नोट्स के, और उसके बाद में सब कुछ हमने कवर कर लिया बेटा, सब कुछ कवर है। आप देख लो एक बार, चेक कर लो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा फाइनेंशियल बीईपी का मतलब होता है लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज इक्वल्स टू जीरो। हमने अभी जो केस देखा जहां पर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं थी, तो हमारा क्या बोलना था, ईबीआईटी इक्वल टू इंटरेस्ट। इसका मतलब फाइनेंशियल बीईपी क्या होगा, फाइनेंशियल बीईपी में ईबीआईटी का लेवल अगर हमसे निकालने के लिए बोल दे तो हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ही हमारा ईबीआईटी हो जाएगा। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। कि फाइनेंशियल बीईपी पूछ ले और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ हो तो हम बोल देंगे इंटरेस्ट के बराबर ही होगा, मतलब ईबीआईटी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। इसका एग्जांपल भी लिया है, देख लो यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन 1 लाख का है, फिक्स कॉस्ट 30,000 की है, ईबीआईटी 70,000 का है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी आता है 70,000 का। इंटरेस्ट अगर ईबीआईटी के बराबर हो जाएगा तो ईबीटी जीरो हो जाएगा ना, तो ईपीएस भी जीरो हो जाएगा बेटा हमारा, है ना। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने लिया है दूसरा, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड। बट बेटा एक केस ऐसा भी तो हो सकता है जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ हो क्वेश्चन में, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, इन दैट केस फॉर एग्जांपल 1 लाख का हमारा कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट 30,000 का है, ईबीआईटी 70,000 का है, इंटरेस्ट हमने लिया है 40,000 का, ईबीटी कितना आया 30,000 का, टैक्स कितना ले रहे हैं 30% का 9,000 आ जाएगा 30,000 का, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 21,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा 21,000 अगर होगा तभी तो आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जीरो होगा, तभी तो अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर जीरो होगा बेटा। तो बेटा इस बार ईपीएस जीरो कब आएगा, जब आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। यही तो मैंने लिखा है, तभी तो यहाँ पे जीरो आएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स,
ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा ध्यान रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने निकाला है ये तो आफ्टर टैक्स आया है ना, आफ्टर टैक्स आया है ना। हमें इसका बिफोर टैक्स का अमाउंट चाहिए क्या, यस, क्योंकि हमें ईबीआईटी पे जाना है तो हमें बिफोर टैक्स का अमाउंट चाहिएगा। तो बेटा ये जो 21,000 है यहाँ पे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स वाला, ये आफ्टर टैक्स आया है ना, इसका मतलब ये 30% टैक्स माइनस करने के बाद आया, मतलब ये 70% अमाउंट ही है। तो बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 70% अगर कर देंगे तो क्या हमारे पास 100% ईबीटी का अमाउंट आ जाएगा क्या हमारे पास 100% ईबीटी का अमाउंट आ जाएगा क्या, यस। तो 1 - t से इसको डिवाइड कर देना प्रेफरेंस डिविडेंड को, और अगर इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे वापस से तो क्या हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगा क्या, जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। बेटा ईबीआईटी पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन में, है ना, तो ईबीआईटी आ जाएगा इन दैट केस हमारा। तो बेटा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 - t, जब प्रेफरेंशियल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। अब एक और चीज पे फोकस करना बेटा, एक और चीज ये है कि अगर सपोज हमारा, आप बोलोगे कि इतना नीचे गए ही क्यों, हम ईबीटी को ही जीरो कर देते यहां पे, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला ही यहां पे काम आ जाता, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स ना हो। बोल सकते हो ना कि अगर ईबीटी ही जीरो हो गया तो ना कोई प्रेफरेंस शेयर आएगा ना कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, है ना। बेटा अगर ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो क्यूमुलेटिव कैटेगरी के नहीं हो, इसका मतलब आपको इंस्टेंटली उनको पे करना पड़ेगा डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है जीरो होने के बावजूद भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़े, तो ये मत करना। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ हो तो यही करना बेटा, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होगा। तो अगर फाइनेंशियल बीईपी निकालना हो, मतलब ईबीआईटी निकालना हो, इन दैट केस अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो तो इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हो इन दैट केस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 - t हो जाएगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ बेटा वापस से, हमने जो फोर्थ छोड़ा था ना सॉल्यूशन नंबर 10 में, वो देखते हैं वो क्या बोलता है, वो क्या पूछना चाह रहा है वो देखते हैं। बेटा 10th बोलता है, फोर्थ में याद होगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। 10th बोलता है एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग्स बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू जीरो। बेटा ईबीटी जीरो करना है और सेल्स का लेवल निकाल के देना है। ईबीटी क्या करना है, जीरो करना है। इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल बीईपी पूछ रहा है क्या। ईबीटी जीरो किस में करते हैं बेटा, अभी अभी कॉन्सेप्ट समझा है हमने, किस में करते हैं ईबीटी जीरो बेटा, ईबीटी जीरो, ईपीएस जीरो करने के लिए ईबीटी जीरो किस में करते हैं, फाइनेंशियल बीईपी के केस में। बेटा निकाल दो फाइनेंशियल बीईपी। क्या हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, नहीं है, डिबेंचर है और इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो फाइनेंशियल बीईपी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में, देखो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है बेटा आपके लिए। सॉल्यूशन नंबर 10 में जाते हैं वापस से, सॉल्यूशन नंबर 10, और इंटरेस्ट कितना है बेटा, इंटरेस्ट देख लो क्वेश्चन में हमने निकाला था, कितना दिया हुआ है 2.42 का इंटरेस्ट दिया हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, ईबीआईटी हो जाएगा। पर क्वेश्चन ने हमसे ईबीआईटी पूछा है क्या, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है लेवल ऑफ सेल्स। क्या पूछा है, सेल्स का लेवल पूछा है। इसका मतलब बेटा आपको पता है ईबीआईटी कैलकुलेट कैसे होके आता है, ईबीआईटी कैलकुलेट होके आता है सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो ईबीआईटी आता है। तो बेटा मुझे अगर सेल्स तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को ईबीआईटी में ऐड करना पड़ेगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, सेल्स आएगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन करके जाना है। तो बेटा ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी हमने निकाल लिया 2.42। हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट 3.4 का, तो 2.42 ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट, ये क्या हो गया बेटा हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। और फिर हमें क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ था, 10th क्वेश्चन में हमें पीवी रेशियो दिया हुआ था, तो बेटा पीवी रेशियो कैलकुलेट किया था ना हमने यहाँ पे। पीवी रेशियो कितना कैलकुलेट किया था हमने, 13.6% का। तो बेटा ये आपको पता है पीवी रेशियो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो भी होता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स, है ना। यही तो आपका पीवी रेशियो होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो बेटा अगर आप यहाँ पे पीवी रेशियो लिख दोगे, यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन लिख दोगे जो आपने अभी कैलकुलेट किया है ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड करके, है ना, ये 2.42 प्लस 3.4, और
अगर इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर ले जाओगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा क्या? ये तो क्या सेल्स निकल के आ जाएगी क्या? यस। तो इस तरीके से अगर कर लोगे तो आपका सेल्स आ जाएगा 42,79,412। ठीक है, ये आपका सेल्स का लेवल आ जाएगा। आई होप बेटा आपको फाइनेंशियल बीईपी का ये वाला पार्ट समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने इस पे किया है, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मार्क कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि फाइनेंशियल बीईपी कैलकुलेट करके दो, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन चाहता है ईबीटी जीरो जाए, और ईबीटी जीरो कब करते हैं हम? जब फाइनेंशियल बीईपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 10 पूरा हो गया हमारा। अब हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं प्रैक्टिकल में बेटा? 12 है। एक तो हमने ऑलरेडी कर लिया, 11 क्वेश्चंस और बचे हैं, 11 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो मैं आपका अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, अगले पार्ट में। पार्ट 3 विल बी द लास्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बेटा लाइक और कमेंट जरूर करना। इट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ मोटिवेशन, आप अगर कमेंट करोगे तो। ठीक है, तो बेटा नोट्स का लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और बेटा आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है और नोट्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, मोस्टली हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।